नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1983 में सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड करवाता है, उनकी जमाएं स्वीकार करता है और उनके वित्त का प्रबंधन करता है। लेकिन करंट सिचुएशन में सिलिकॉन बैंक ने अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया। डिफॉल्ट घोषित करने का मतलब होता है कि इस बैंक के पास में अपने ग्राहकों को देने के लिए जमा पूंजी नहीं है। अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा इंटरवेंशन करते हुए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण कर लिया गया और सिलिकॉन वैली बैंक से रिलेटेड सभी डिसीजंस अब अमेरिका की फेडरल सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। 2008 के बाद डिफॉल्ट होने वाला ये अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल डिफॉल्ट हुआ था, जिसके बाद में हमें पूरी दुनिया भर में आर्थिक मंदी देखने को मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिलिकॉन वैली बैंक के डिफॉल्ट होने का कारण क्या है, ये इस सिचुएशन तक कैसे पहुंचा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या हमें 2008 जैसी मंदी का सामना फिर से करना पड़ सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आज का आपके इस वीडियो में, और आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के ऊपर। इसकी शुरुआत होती है कोविड-19 महामारी की समाप्ति से। कोविड-19 की वजह से मांग में बहुत कमी आई और इसकी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं नीचे जा रही थी। तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा मांग को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में भारी मात्रा में कमी की गई। इवन कमी शून्य स्तर तक की गई। ब्याज दरों में कमी करने के पीछे उद्देश्य यही था कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लें, और जब लोगों के पास भी ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, और जब लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड के बढ़ने की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों में कमी करने का फायदा स्टार्टअप्स को भी मिला। स्टार्टअप्स में लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निवेश किए जाने लगे, जिससे स्टार्टअप्स के पास में काफ़ी मात्रा में पैसे आने लगे। तो स्टार्टअप्स को भी तो कहीं ना कहीं इन पैसों को जमा करवाना था, तो स्टार्टअप्स के द्वारा इन पैसों को जमा कराया गया सिलिकॉन वैली बैंक में। और लेटेस्ट डेटा भी यही शो करते हैं कि 2020 से 2022 के मध्य सिलिकॉन वैली बैंक में जमा राशि में 300% की वृद्धि हुई, और इससे सिलिकॉन वैली बैंक के पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में पूंजी आई। अब सिलिकॉन वैली बैंक के पास में पैसे ज़्यादा होने की वजह से उनके पास में दो विकल्प बचे, या तो वो उन पैसों को ऋण के रूप में दे दे, या फिर बैंक के द्वारा उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए। लेकिन इस समय पैसे उधार देने का विकल्प सूटेबल नहीं था, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास में पहले से ही काफ़ी मात्रा में पूंजी थी। तो बैंक ने इन पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, दुनिया भर के बैंक इसी सिस्टम पर काम करते हैं। उनके पास में जो भी पूंजी जमा करवाई जाती है, तो या तो वो पूंजी को ऋण के रूप में देते हैं, या फिर उस पूंजी को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। तो इस केस में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक डिफॉल्ट होने की स्थिति तक पहुंच गया। तो इस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी। सिलिकॉन वैली बैंक से सबसे बड़ी गलती हुई। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने अधिकांश पैसों को दीर्घकालिक समय के लिए सरकारी बॉन्ड में निवेश कर दिया। सरकारी बॉन्ड में पैसे निवेश करने के पीछे तर्क यही था कि सरकारी बॉन्ड में बाकी जगह की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक सिस्टम यह भी है कि सरकारी बॉन्ड में जितना प्रॉफिट होता है उससे कहीं ज्यादा होती है रिस्क, और बैंक के द्वारा इस रिस्क को सही तरीके से वेरीफाई किए बगैर पैसे इन्वेस्ट कर दिए गए। सिलिकॉन वैली बैंक के द्वारा अधिकांश पैसा सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की वजह से बैंक में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि बैंक में जो भी जमा पूंजी थी वो अल्पकालिक एवं लायबिलिटी थी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि बैंक के पास में जो भी पैसे थे वो बैंक पे उधार थे ग्राहकों के, और आगे चलकर बैंकों को ग्राहकों को पैसे चुकाना था, क्योंकि ग्राहकों के द्वारा बैंक में पैसा जमा कराया गया था। और साथ ही में ये पैसे अल्पकालिक थे, यानी कि कोई भी स्टार्टअप अपनी जमा पूंजी को किसी भी समय आकर बैंक से मांग सकता था। क्योंकि बैंक में जमा पैसे तो अल्पकालिक थे, लेकिन बैंक के द्वारा जो निवेश किया गया वो दीर्घकालिक सरकारी बॉन्डों में निवेश किया गया। इसकी वजह से हमें सिलिकॉन वैली बैंक में असंतुलन की स्थिति दिखी। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा अधिकांश बैंकों के साथ में होता है। कभी उनके पास में फंड की कमी हो जाती है, कभी उनके पास में ग्राहक ज़्यादा आ जाते हैं और ग्राहकों को देने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस केस में एक स्पेशल चीज़ ये हुई कि इसी समय अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक के द्वारा अचानक ब्याज दरों में बढ़ोतरी क्यों की गई। तो आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक के द्वारा पहले ब्याज दरों में कमी की गई थी।
मांग को बढ़ाने के लिए। लेकिन मार्केट में लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, यानी कि पैसों की मात्रा ज़्यादा हो गई और लोगों के द्वारा पैसा ज़्यादा आने की वजह से वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे और चीज़ें खरीदने की वजह से मार्केट में वस्तुओं की कमी हुई और मांग में वृद्धि हुई और मांग में वृद्धि होने की वजह से बाजार में महंगाई बढ़ गई और उसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। और इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जब भी रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है तो सरकारी बॉन्ड पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और जब भी रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों में कमी की जाती है तो सरकारी बॉन्ड पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस समय रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की गई, इसलिए सरकारी बॉन्डों में सिलिकॉन वैली बैंक के द्वारा जो भी पैसे इन्वेस्ट किए गए थे उनकी दरें नीचे आ गई और सिलिकॉन वैली बैंक को इससे भारी नुकसान होने लगा। अब बैंक के पास में सिर्फ ये ऑप्शन था कि वो लंबे समय तक इंतजार करे और जब तक सरकारी बॉन्ड में वृद्धि न हो जाती है और उसका नुकसान कम से कम नहीं होता है तब तक वो सरकारी बॉन्ड को न बेचे। लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करने की वजह से मार्केट में ऋण महंगे हो गए और ऋणों के महंगे होने की वजह से स्टार्टअप्स के पास में पूंजी की कमी हो गई और उनकी दैनिक गतिविधियों के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचने लगे। तो इसलिए स्टार्टअप्स के द्वारा अपनी जमा राशि जो कि उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में जमा करवाई थी वो मांगने चले गए, लेकिन सिलिकॉन वैली के पास में अपना अधिकांश पैसा सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट था। तो सिलिकॉन वैली बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को पैसा चुकाने के लिए उन सरकारी बॉन्डों को सबसे कम दरों में नुकसान में बेचना शुरू कर दिया और ये नुकसान बढ़ता बढ़ता इस स्थिति तक आ गया कि सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया। डिफॉल्ट घोषित करने का मतलब होता है कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास में अब इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो अपने ग्राहकों को वापस लौटा सके। अब सवाल ये उठता है जो कि हमने पहले बताया कि सिलिकॉन वैली बैंक के डिफॉल्ट होते ही फेडरल सरकार के द्वारा इसमें इंटरवेंशन किया गया और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। तो क्या इसके अधिग्रहण करने से इस बैंक की समस्या दूर हो जाएगी? तो जी नहीं दोस्तों, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक में जिन भी लोगों ने पैसे जमा करा रखे थे वो या तो स्टार्टअप के मालिक थे या फिर बड़े व्यवसायी थे, यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक में बड़ी मात्रा में लोगों की पूंजी जमा थी। लेकिन अगर हम अमेरिका के सिस्टम की बात करें तो अमेरिका के सिस्टम में जब भी आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो आपको $2.5 लाख तक का सरकार के द्वारा इंश्योरेंस दिया जाता है, यानी कि यदि आपके पास में $2.5 लाख आपके बैंक में जमा है और यदि वो बैंक दिवालिया भी हो जाता है तो सरकार आपको $2.5 लाख का भुगतान करेगी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसमें अधिकतर स्टार्टअप्स के मालिक या बड़े व्यवसायी हैं, तो इस जो दायरा सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है $2.5 लाख का, तो इस बैंक में अधिकतर कस्टमर 85% कस्टमर इस दायरे में नहीं आते, यानी कि इस बैंक में 85% ग्राहकों का जमा राशि $2.5 लाख से अधिक है। इसकी वजह से सबसे बड़ा चुनौती यही बनी हुई है कि क्या इन ग्राहकों को इनकी जमा राशि मिलेगी। दूसरी समस्या इस बैंक के सामने यह है कि जब भी भारत में या फिर कहीं और किसी भी बैंक डिफॉल्ट होता है तो किसी दूसरे बैंक के द्वारा उसको एक्वायर कर लिया जाता है, उसको खरीद लिया जाता है, लेकिन इस समय तक कोई भी बैंक इसका अधिग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है और ये फेडरल सरकार के अंडर में है। और तीसरी हमने बात की कि 2008 जैसी मंदी का क्या सामना करना पड़ सकता है इस बैंक की वजह से। तो चूंकि ये बैंक एक स्टार्टअप बेस्ड बैंक है, यानी कि टेक स्टार्टअप को सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाता है, बाकी हिस्सों में इसका योगदान उतना नहीं है, तो अमेरिका की फेडरल सरकार के द्वारा इसमें इंटरवेंशन करके जल्दी से जल्दी इसके नुकसान को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और इस बैंक की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और हमें 2008 जैसी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत के कहीं स्टार्टअप्स के द्वारा भी सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा जमा करवाए हुए हैं और सिलिकॉन वैली बैंक के द्वारा भारत के कई स्टार्टअपों को ऋण दिया हुआ है, तो भारत के स्टार्टअप्स पर निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सिलिकॉन वैली बैंक क्या है और इसके डिफॉल्ट होने का क्या कारण है वो आज के वीडियो में हमने जाना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो और अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।